खून देखते ही जिसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, अगर उसे ही मजबूरन अपने हाथों में हथियार उठाना पड़े तो सोचिए स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। एक ताकतवर राजनीतिक नेता का रहस्यमयी खून, पुलिस की वर्दी में छुपा एक दरिंदा और एक बेबस बाप के बदले की आग, इन सब के बीच फंसे एक डरपोक पुलिस ऑफिसर के हिम्मत जुटाने की कहानी है आज की मूवी अंचक कल्लाकोक्कन। पूरी कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न है कि आखिरी सीन तक आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देख पाते हैं जो एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे। उनके बीच हमें छपरा नाम की एक प्रभावशाली व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है। यहाँ छपरा अपने साथियों के साथ आने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा था। साथ ही उनके साथ हमें यहाँ पद्मिनी नाम की एक औरत भी दिखाई देती है जिसके पति की मौत के बाद छपरा ने ही उसकी सारी जिम्मेदारी ली थी और तब से पद्मिनी छपरा के साथ ही रहती है। यहाँ बता दूं कि इस औरत को याद रखिएगा। खैर, यहाँ जब वो बात कर रहे थे तभी जंगल के अंदर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और वो सब इसे देखने के लिए तुरंत उस जंगल में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक से एक आदमी हाथ में धारदार हथियार लेकर छापरा पर हमला कर देता है। उसके पेट में चाकू घोंप देता है और वहीं पर छापरा की मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें वासु नाम का एक कांस्टेबल को दिखाया जाता है जिसे हाल ही में इस गाँव में कांस्टेबल की नौकरी मिला है। तो यहाँ वासु आकर सभी पुलिस स्टाफ से परिचित होता है। इसके बाद यहाँ के सब इंस्पेक्टर नारा नाम के एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहते हैं कि वासु को लेकर पूरा गाँव एक बार घूम आओ। इस गाँव में कहाँ क्या है ये बात उसे अच्छे से समझा दो ताकि वो जितनी जल्दी हो सके इस माहौल में खुद को ढाल सके। जिसकी वजह से नारा वासु को पूरा गांव घुमाकर दिखाता है और अपने बारे में कुछ बातें बताता है। इसके बाद वो दोनों गांव के अस्पताल पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि छापरा मर चुका है। ये सुनकर वासु हमले के वक्त वहां जो मौजूद था उन सबको थाने आने के लिए कहता है ताकि वो उनसे बयान ले सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस अफसरों के पास खबर आती है कि एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इलीगल तरीके से जंगल में शराब का धंधा कर रहे हैं। ये सुनकर सभी ऑफिसर जंगल में पहुँच जाते हैं और उनकी तलाश करने लगते हैं, लेकिन तभी गलती से वासु का पैर सुअर पकड़ने वाले फंदे में फंस जाता है जिसकी वजह से बाकी ऑफिसर्स वासु को लेकर बिजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो अपराधी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन छापरा के सभी साथी थाने आते हैं अपना बयान देने के लिए, लेकिन यहाँ वो सब एक ही बात कहते हैं कि वो लोग कुछ नहीं जानते और उन्होंने हमलावर का चेहरा भी नहीं देखा। इधर छापरा की मौत से पॉलिटिकल पार्टी की हालत एकदम खराब हो जाती है। जनता के साथ साथ पार्टी के नए लीडर मावली पुलिस अफसरों पर दबाव डालने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके छापरा के हत्यारे को गिरफ्तार करो, जिसकी वजह से पुलिस अफसर कुछ संदेहजनक लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन फिर भी उनका बयान एक ही होता है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा, इसलिए वो मजबूर होकर उन लोगों को दोबारा छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ छापरा के 2 बेटे अपने पिता का अंतिम संस्कार करके इस गांव में आ जाते हैं ताकि वो अपने तरीके से उनकी पिता की हत्या का बदला ले सकें। इसके बाद गाँव में घुसकर वो दोनों एक चाय की दुकान पर जाते हैं। तब वो दुकानदार छापरा की पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने लगता है। ये सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और दुकानदार को बहुत पीटते हैं। दूसरी तरफ हम वासु को देखते हैं जो घर में बैठकर अपने बचपन की बातें याद कर रहा था, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि अकेले कभी घर से बाहर मत निकलना वरना अंचक कल्लाकोक्कन नाम का शैतान तुम्हें उठा ले जाएगा। मलयालम लोक कथाओं या दादी नानी की कहानियों में अंचक कल्लाकोक्कन एक काल्पनिक राक्षस या डरावने पर्सन को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल बच्चों को डराने के लिए किया जाता है। वासु के माता पिता नाटक में काम करते थे और उनकी काम करने का तरीका इतना अच्छा होता था कि गाँव के सभी लोग सिर्फ उन्हें ही कार्यक्रम करने के लिए बुलाते थे, जिससे दूसरे कलाकारों को काम मिलना बंद हो जाता है, जिस वजह से वो उनसे जलते थे और इस वजह से अक्सर उनके बीच लड़ाई होती थी। लेकिन वासु की माँ को लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो वासु के पिता से लड़ाई झगड़ा करने से मना करती थी, लेकिन वासु के पिता उन्हें ही मारने लगते थे। वासु की माँ वासु से कहती थी कि कभी अपने पिता जैसा मत बनना और किसी से झगड़ा मत करना। इसी वजह से वासु ना तो किसी से झगड़ा करता और ना ही लड़ाई, और अब वो इतना डरपोक बन गया है कि खून देखते ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर पुलिस अफसरों को ये साफ हो जाता है कि छापरा को बहुत धारदार हथियार से मारा गया है, जो हथियार एकदम अलग तरह का है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि शायद ये काम कोल्लन का है, उसी ने छापरा को मारा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बार इस तरह के अलग हथियारों से बहुत से लोगों को मारने की कोशिश की है। तब नारा सबको कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कोल्लन क्यों छापरा को मारने जाएगा? उसकी छापरा के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि ये काम किसी और का ही है। दूसरी तरफ छापरा के बेटे उस जगह पहुँचते हैं जहाँ छापरा की हत्या हुई थी और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक माचिस का डिब्बा मिलता है, जिसकी वजह से वो हमले वाली रात छापरा के साथ मौजूद 3 साथियों में से एक से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि इस तरह की तीलियों वाला माचिस बॉक्स कौन इस्तेमाल करता है। तब वो आदमी उन्हें मनी नाम के एक शख्स के बारे में बताता है जो छापरा का ही दोस्त था और इस तरह का बॉक्स हमेशा मनी ही इस्तेमाल करता था। ये सुनकर
शंकर छापरा के दोनों बेटे मनी को ढूंढते हुए एक अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तभी छापरा का बड़ा बेटा उसी तरह का माचिस बॉक्स वहां देखता है, जिसे देखकर वो मनी और उसके लोगों की जमकर धुलाई करते हैं। यहाँ देखा जाता है कि ये दो भाई नाच नाच कर सभी गुंडों को मार रहे हैं। इसके बाद वो मनी को लेकर उस जगह आते हैं जहाँ उनके पिता की हत्या हुई थी और उससे पूछते हैं कि हमारे पिता को किसने मारा। तब मनी उनसे कहता है कि ये बात मुझसे न पूछकर पद्मिनी से जाकर पूछो, क्योंकि पद्मिनी हमेशा छापरा के साथ ही रहती थी। ये सुनकर वो दोनों मनी को जिंदा छोड़ देते हैं और पद्मिनी के पास जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मावली छापरा के 3 साथियों में से एक कोलन के पास आकर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को दबाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि इतनी मुश्किल से मिली पार्टी लीडर की पोजीशन खो दूं। किसी एक को ढूंढकर उसे पैसे देकर ये कहने पर मजबूर करो कि उसी ने छापरा की हत्या की है, ताकि ये मामला पूरी तरह से क्लोज हो जाए। और अगर तुम ये कर सके तो छापरा की जो जमीनें मैंने चालाकी से अपने नाम की हैं, उनमें से कुछ जमीन मैं तुम्हें भी दूंगा। ये सुनकर कुणाली उसकी बात मान जाता है। यहाँ मावली की बात सुनकर तो लगता है कि छापरा की मौत में उसका बहुत फायदा है, लेकिन क्या असल में हत्या भी उसने की है, ये बात हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर छापरा के 2 बेटे पद्मिनी के पास आकर उस रात के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और दूसरी तरफ शंकर नाम का एक आदमी हाथ में एक अलग तरह का हथियार लेकर पुलिस स्टेशन आता है और अफसरों से कहता है कि मैंने छापरा की हत्या की है, इसीलिए मुझे जेल में बंद कर दो। और ये कहकर वो अपना हथियार पुलिस अफसरों को दे देता है, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि छापरा को शंकर ने ही मारा है, जिसकी वजह से वो शंकर को हवालात में बंद कर देते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि छपरा का चैप्टर आखिरकार क्लोज हुआ। दूसरी तरफ मावली कुणाली के पास आकर कहता है कि तुम वाकई काम के आदमी हो, इतनी जल्दी किसी को खून का इल्जाम लेने के लिए मना लोगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तब कुणाली मावली से कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैं तो खुद शंकर को नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि उसने क्यों छापरा की हत्या का इल्जाम अपने सिर लिया है। ये सुनकर मावली की हालत खराब हो जाती है। वो सोचने लगता है कि शंकर फिर कहां से आ गया। इधर छापरा के बेटे पुलिस स्टेशन आते हैं शंकर को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि उसे मारकर वो अपने पिता की मौत का बदला ले सकें। लेकिन नारा और बाकी पुलिस अफसर उन्हें वहां से भगा देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि आरोपी मिल गया है, इसलिए जल्द ही उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनकर छापरा के दोनों बेटे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद देखा जाता है कि शंकर और वासु आपस में बात कर रहे हैं। तब वासु शंकर से पूछता है कि क्या तुमने सच में छापरा की हत्या की है। ये सुनकर शंकर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन पहले की घटना दिखाई जाती है, जहाँ शंकर की बेटी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुँचती है, क्योंकि शंकर 2 दिनों से अपने घर नहीं गया था। यहाँ देखा जाता है कि शंकर छापरा के कुछ साथियों के साथ जुआ खेल रहा था, लेकिन जब वो अपनी बेटी को यहाँ आते देखता है तो उसे डांटने लगता है। शंकर अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अकेले कभी जंगल मत आना। ये सब कहते हुए शंकर अपनी बेटी को घर ले जाता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद दोबारा शंकर की बेटी उसे ढूंढते हुए जंगल में चली आती है। लेकिन उस दिन शंकर जुआ के ठिकाने पर नहीं था, इसलिए उसकी बेटी उसे ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर चली जाती है और तभी नारा की नजर उस पर पड़ती है। नारा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और ठीक उसी समय उस लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी नारा रुकता नहीं है। वो उस लड़की का मुंह दबाकर उसे वहीं मार डालता है और उसके मरने के बाद नारा उसके साथ बलात्कार करता है। बाद में जब शंकर को पता चलता है कि उसकी बेटी मर गई है तो वो एकदम टूट जाता है और पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मिर्गी की बीमारी की वजह से मरी है। यहाँ नारा की वजह से उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाता, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने से नारा का सच सबके सामने आ सकता था। लेकिन अंतिम संस्कार के समय शंकर की बेटी को नहलाने के लिए जो महिला आती है वो उसके शरीर को देखकर समझ जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और वो महिला ये बात अपने पति को बता देती है। तब उसके पति को याद आता है कि उस दिन नारा जब उनके पास आया था तब उसके कपड़ों पर खून लगा था और अब इन लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि शंकर की बेटी के साथ जो हुआ उसके पीछे नारा का ही हाथ है। और ये बात जब शंकर को पता चलती है तो उसके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगती है और इसीलिए वो छापरा की हत्या का झूठा इल्जाम सिर लेकर जेल आया है, ताकि वो मौका पाकर नारा को मार सके। यहाँ शंकर से पूरी बात सुनने के बाद वासु एकदम दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम इंसान उसके सामने कैसे खड़ा होगा। दूसरी तरफ हम नारा और पद्मिनी को एक साथ देखते हैं। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि छापरा की हत्या के पीछे और किसी का नहीं बल्कि पद्मिनी का ही हाथ है और ये काम करने के लिए उसने नारा को कुछ पैसे और अपना शरीर दोनों दिए हैं। लेकिन पद्मिनी ने ये काम क्यों किया? दरअसल बात ये है कि पद्मिनी पर छापरा की बहुत पहले से ही बुरी नजर थी। वो पद्मिनी को हमेशा पाना चाहता था और इसीलिए उसके पति को छापरा ने ही मरवा दिया था और उसके पति को मारने के बाद छापरा पद्मिनी को दिलासा देने के बहाने अक्सर उसके पास जाता था और मौके का फायदा उठाता था। धीरे धीरे पद्मिनी भी अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए उसका साथ देने लगी। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि उसके पति को छापरा ने ही मारा है, उसी दिन उसने छापरा को मार डालने का फैसला कर लिया, जिसका मतलब है कि मावली और कुणाली उनमें से किसी ने छापरा को नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ छापरा की जमीनें गैर कानूनी तरीके से अपने नाम की थी और मावली छापरा की पॉलिटिकल पार्टी का नया लीडर बन गया था। दूसरी तरफ छापरा के
बेटे कोलन के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पिता की जायदाद बेचने के पैसे किसके पास हैं? तब कुणाली उनसे झूठ बोलता है कि तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति के पैसे गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। ये सुनकर छापरा के बेटे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुणाली मावली को फोन करके कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, छापरा के बेटे मेरे पास आए थे, उन्हें अगर थोड़ा भी शक हुआ तो वो मुझे मार डालेंगे। इसी बीच वहाँ छापरा के बेटे आ जाते हैं और उन्होंने कुणाली की सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से वो कुणाली को वहीं मार देते हैं और फिर मावली को मारने के इरादे से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ थाने में इंस्पेक्टर और नारा बात करते हैं कि शंकर ने तो छापरा की हत्या का इल्जाम ले लिया है, लेकिन कोर्ट में क्या सबूत देंगे कि शंकर ने ही छापरा की हत्या की है। तब नारा उसे कहता है कि इस झमेले से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में देख पाते हैं कि नारा कुछ पुलिस अफसरों के साथ कोलन के पास आता है। वो कोलन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और वहाँ जाकर शंकर को मारना होगा, और ये काम हो जाने के बाद हम तुम्हें वहाँ से भागने में मदद करेंगे। लेकिन कोलन उसकी बात नहीं मानता। यहाँ नारा के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान था। वो चाहता था कि कोलन से शंकर को मरवाने के बाद वो खुद कोलन को मार देगा, क्योंकि नारा ने पद्मिनी से पैसे लेकर कोलन के जरिए ही छापरा की हत्या करवाई थी। और अब कोलन अगर जिंदा रहा तो आज नहीं तो कल छापरा की हत्या की बात सबके सामने आ ही सकती है। इसलिए नारा अब कोलन के जरिए ही सब कुछ खत्म करना चाहता था। लेकिन कोलन अब किसी भी तरह से नारा का साथ नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से नारा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ जबरदस्ती कोलन को थाने ले आता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मावली एक सभा बुलाकर भाषण दे रहा है कि मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी छापरा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, उनकी तरह ही इस पार्टी को चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी वहाँ छापरा के बेटे आकर स्टेज पर बम फेंक देते हैं और मावली वहीं मारा जाता है। इधर नारा पुलिस स्टेशन में बैठकर कोलन के साथ मिलकर शंकर को मारने का प्लान बनाने लगता है और देखा जाता है कि उसने वासु के हाथ में भी हथकड़ी पहनाकर उसे बांध रखा है, क्योंकि नारा को पता चल गया है कि शंकर ने वासु को सारा सच बता दिया है। यहाँ शंकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए नारा और कोलन के साथ लड़ाई शुरू करता है, लेकिन वो अकेला उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वे दोनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं और आखिर में जब वो लोग उसे गोली मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ छापरा के बेटे आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन उस ब्लास्ट की एक चिंगारी उनके अपने ही बम पर गिर जाता है, जिसकी वजह से छापरा का एक बेटा वहीं मारा जाता है और दूसरा बेटा शंकर को मारने के लिए थाने के अंदर घुसता है। वो सीधा जाकर शंकर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी समय वासु वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिता को शंकर ने नहीं बल्कि कोलन ने नारा के कहने पर मारा है। लेकिन फिर भी वो शंकर को गोली मार देता है। ये देखकर वासु का खून एकदम खौल उठता है और वो पहले छापरा के बेटे को और फिर कोलन को गोली मारकर खत्म कर देता है और आखिर में नारा के गले में चाकू घूंपकर उसे भी मार डालता है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देख पाते हैं कि सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख रहे थे कि छपरा का हत्यारा शंकर मारा गया है और उसे छापरा के बेटे ने थाने में घुसकर मारा है और इस हमले में नारा और कोलन भी मारे गए हैं। लेकिन वासु का कोई सुराग नहीं मिला है और इसी के साथ ये बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से कुछ सीख मिलती है, जैसे कि इंसान का असली डर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा वो सच है जिसे वो देख नहीं पाता। लेकिन जब जुल्म की हद पार हो जाती है और अपनों पर आंच आती है तो सबसे डरपोक इंसान भी न्याय के लिए महाकाल बन सकता है। अंत में जीत हमेशा सच की होती है, चाहे बुराई वर्दी के पीछे छुपी हो या सत्ता की ताकत के पीछे। कभी भी किसी की शराफत या डर को उसकी कमजोरी ना समझें, क्योंकि जब एक शांत व्यक्ति का सब्र टूटता है तो वो सबसे विनाशकारी साबित होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।